हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार एसआई के लिए सेकंड वॉल्यूम आ चुका है। तो साथियों, उसी में जो है आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है फर्स्ट का 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग का अगर सपना है कि बिहार दरोगा में 100% सिलेक्शन के लिए, तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। इसमें कुल प्रैक्टिस सेट की संख्या 15 है और इन 15 प्रैक्टिस सेट को हम प्रत्येक दिन जो है आप लोग को सुबह 7 बजे जो है यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सभी क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे और साथ ही में आप लोग को अंत में बताना है कि इनमें आप लोग जो है इन 100 प्रश्न में से कुल कितने प्रश्न को सही कर पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो लोएस्ट है इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ है, ये भी आपको उड़ीसा हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज और तांबा, इसका सर्वाधिक भंडार कहाँ है, ये आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि चांदी का सर्वाधिक जो है उत्पादन कौन करता है, ये आपको राजस्थान हो जाएगा। और इसी तरह जो है प्राकृतिक गैस में जो है पहले स्थान पे असम है। तो इस सबको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म जो है एकलव्य का अनावरण किसने किया है। तो ये देखिए, अधिकारियों को जो है प्रशिक्षित करने के लिए जो एकलव्य प्लेटफॉर्म है, ये भारतीय सेनाओं के द्वारा डेवलप किया गया है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर इसरो की बात करूँ तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बेंगलुरु में इस मुख्यालय है। इसकी बात करूँ तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है। तो वेलिंगटन द्वीप की बात करूँ तो यह आपको केरल में स्थित है और केरल का जो कोझिकोड शहर है या कोच्चि स्थित है, इसी वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। आलिया बेट और खालिया बेट की बात करूँ तो ये नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाना पर स्थित है। तो इसीलिए आंसर उपर्युक्त 1 से अधिक हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम सतत विकास यानी कि एसडीजी भारत सूचकांक 2024-25 जारी किया गया है। तो इसमें भारत को समग्र कितना स्कोर मिला है। तो ये 60 होगा, 67 होगा, 70 होगा या 80। तो यहाँ पे जो भारत का स्कोर मिला है 67 मिला है। और इस प्रकार जो भारत का रैंक है, इसमें एसडीजी इंडेक्स में भारत का 99वें स्थान पे है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार यानी कि शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है। तो लाडला भाई योजना जो है ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत जो 12वीं कक्षा है, 12वीं कक्षा के छात्रों को 6,000 रुपया, डिप्लोमाधारी जो छात्र है उसको 8,000 रुपये और जो कि ग्रेजुएट लेवल के छात्र है या छात्रा है तो उसको जो है 10,000 रुपये देने की घोषणा किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लोबल फायर पावर यानी कि इंडेक्स 2025 में जो है कौन से स्थान पे है। तो भारत का रैंक अगर हम बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो इसमें भारत का रैंक 4था स्थान है। और पहले स्थान पे कौन है, तो यूएसए यानी कि अमेरिका का जो है इसमें पहला स्थान पे है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो एशिया फायर पावर इंडेक्स है इसमें भारत का कौन सा है, इसमें भारत यानी कि तीसरे स्थान पे है। तो इसको आप लोग याद रखना। क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। तो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये 2024 में 4 खिलाड़ी को दिया गया है, जिसमें आपने प्रवीण कुमार के बारे में जाने होंगे, हरमनप्रीत सिंह है, मनु भाकर है और स्वप्निल कुशाले है। तो इन चारों खिलाड़ी को दिया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित
प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है जिसे अगस्त 2024 में लॉन्च किया गया है? तो ये जो है ये पोत का नाम है INS क्या है, तो ये समुद्र प्रताप है और इसका निर्माण जो है गोवा में किया गया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और गोवा में ही इसे लॉन्च किया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2025 को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो 23वें विधि आयोग है ये दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना किए जाने की योजना बनाई गई है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, और ये आपको कहाँ है? तो सिमलीपाल और भितरकनिका ये आपको ओडिशा में स्थित है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कान्हा की बात करूँ तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये आपको MP मध्य प्रदेश में है। कॉर्बेट की बात करूँ तो ये आपको उत्तराखंड में हो जाएगा, और बांदीपुर नागर हॉल बन्नेरघट्टा ये नेशनल पार्क है और ये आपको कर्नाटक में स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि 18वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन एवं वृक्ष आवरण है? तो देखिए वन स्थिति रिपोर्ट जो है 1987 से जारी किया जाता है और ये प्रत्येक 2 वर्ष पे जारी होता है, और इसके जो रिपोर्ट है भारतीय वन अनुसंधान के यानी उत्तराखंड से ये जारी होता है। और जो 2023 की जो वन स्थिति रिपोर्ट है ये 18वें संस्करण का है, और इसके जो जारी करता है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसे जारी किया गया है। और इसमें अगर हम बात करें तो वन एवं वृक्ष आवरण की जो परसेंटेज है ये 25.17% है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो वन आवरण का प्रतिशत क्या है, तो वन आवरण का इसमें प्रतिशत हो जाएगा आपको 21.76%, और वृक्ष आवरण का जो प्रतिशत है इसमें 3.41% हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वन आवरण कितना है, तो 21.76 है और वृक्ष आवरण 3.41% है, कुल मिलाकर के 25.17% है। क्वेश्चन पूछेगा कि जो न्यूनतम वन में वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है, तो 2021 यानी 23 डेटा में ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक वन में 1% में वृद्धि कहाँ दर्ज की गई है, तो ये मिजोरम में। और 2000 यानी कि 21 से 23 में कितने वन में वृद्धि हुई है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन में वृद्धि हुई है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए ये कुछ भिन्न दिया हुआ है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम का मतलब होता है यानी कि छोटे से बड़े को हमें सजाना है। तो इसमें अगर छोटे से बड़े को सजाइएगा तो इसको आप लोग एक बार भिन्न को फ्रैक्शन को जो है डिवाइड करके देख लीजिएगा। और इसमें अगर 11/13 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर मिलेगा आपको कितना, कि आपको मिलेगा 0.8 मिलेगा, 46 मिलेगा। इसी तरह 16/19 को डिवाइड करेंगे तो ये आपको जो है कितना मिलेगा, 8 जो है यानी कि 42 मिलेगा। और इसी तरह अगर हम बात करें डिवाइड करेंगे यानी कि 19/21 को, तो ये लगभग 9 पॉइंट कुछ है। तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो 16/19 होगा, उसके बाद 11/13 होगा और उसके लास्ट में ये होगा। तो आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, कहता है कि एक आदेश के जरिए सभी राजनीतिक दलों के लिए सांगठिक चुनाव कराने तथा आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या चुनाव आयोग के द्वारा, या महान न्यायाधीश के द्वारा? तो ऐसा आदेश जो है ये भारत के चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग नंबर 15 में है। और चुनाव आयोग कैसी संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान, तो आर्टिकल नंबर 324 में चुनाव आयोग के गठन का प्रावधान है। 324 के बाद अगर 325 की बात करो तो 325 में जो है यानी कि धर्म, लिंग, वंश, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं।
हैं, ऐसा बात आर्टिकल नंबर 325 में बताया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और 329 तक यानी कि 324 से लेकर के 329 तक चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल में, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि ड्रेकेंस वर्ग जो पर्वत है किस महाद्वीप में स्थित है। ये जो है आपको अफ्रीका महाद्वीप यानी कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में भारत ने किस नदी पर बने बगलिहार डैम को पाकिस्तान को जाने वाली पानी को रोक दिया है। तो ये जो बगलिहार परियोजना है ये आपको चिनाब नदी पे बना हुआ था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिनाब नदी पर जो अन्य परियोजना बने हुए हैं जैसे कि सलाल हो गया, सलाल के बाद दुल्हस्ती परियोजना भी चिनाब नदी पर ही निर्मित है। क्वेश्चन पूछेगा कि झेलम पर कौन सा परियोजना है। तो तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना जो है ये आपको झेलम नदी पे बना हुआ है। और सतलज नदी पर जो है कौन सा भाखड़ा नागर जो बांध है ये सतलज नदी पे बना हुआ है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित स्वामी शिवानंद सरस्वती का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे। तो ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग गुरु हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है कि जो लक कुंडी स्मारक किस राज्य में स्थित है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। ये जो है लक्कुंडी जो है ये चोल साम्राज्य के अंतर्गत निर्माण हुआ था लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी में, और ये जो है आपको कर्नाटक में स्थित है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2025-26 के कार्यकाल के लिए किसे संसदीय प्रकालन समिति का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो जो संसदीय प्रकालन समिति है, प्रकालन समिति यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है और इसमें कुल 30 मेंबर होते हैं जो कि सभी के सभी लोकसभा से आते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है ये संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। और कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है तो ध्यान रखेंगे 1 वर्ष के लिए प्रकालन समिति के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। और ये जो संजय जायसवाल है कौन, तो ये जो बिहार के पश्चिम चंपारण है वहाँ से सांसद है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करें तो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोग ऊपर में देख चुके हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं इसकी नियुक्ति और 1 वर्षों के लिए नियुक्त किया करते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुरानी संसदीय समिति कौन सी है। तो ध्यान रखना है कि उसका नाम है लोक लेखा समिति। क्या है? लोक लेखा समिति। और इसकी गठन की बात करूँ तो 1919 का जो अधिनियम था, इसी अधिनियम के तहत 1921 ईस्वी में लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। और इसमें कुल मेंबर की बात करूँ तो 15 + 7 यानी कि 15 जो है लोकसभा से है और 7 जो है राज्यसभा से है। इस प्रकार इसमें कुल 22 मेंबर है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्तर पर छोटे नगरों के प्रशासन चलाने का इकाई क्या कहलाती है। तो जो नगर की जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है वो है आपको नगर परिषद है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत सचिव के संबंध में कथन कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए देखिए कहता है कि उसे ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आगे ऑप्शन देखिए कहता है कि उसे राज्य सरकार द्वारा मनोनयन किया जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखिए है कि उसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि उसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो आंसर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर देखिए 21 नंबर है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है ऑप्शन नंबर ए कि संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि संसद में हमें अपने मनोनीत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो संसद में सदस्य है उसे हम मनोनीत नहीं करते हैं बल्कि जो लोकसभा के यानी कि संसद में सदस्य जो है चुन करके जाते हैं। तो इसीलिए आंसर ये गलत हो जाएगा। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केवल ऑप्शन 1 सही होगा, बाकी ये गलत है। ऑप्शन यानी कि 2 नंबर गलत है।
अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ प्रसिद्ध मामला किसके लिए प्रसिद्ध था। तो जो इंदिरा साहनी केस है ये 1992 की केस है और इसके तहत जो क्या किया गया था कि जो सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग हैं इसे आरक्षण का प्रावधान किया गया था, यानी कि 27% तक आरक्षण की प्रावधान किया गया था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि न्यायालय द्वारा परमादेश जारी यानी कि रिट किसके विरुद्ध जारी किया जाता है। ये परमादेश रिट जो है किसके, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 के तहत और जो हाई कोर्ट है ये आर्टिकल नंबर 226 के तहत जो है 226 के तहत जो है ये 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। उसी रिट में जो परमादेश है, परमादेश मतलब होता है हम आदेश देते हैं, यानी कि कौन, तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं किसके विरुद्ध, तो जो सार्वजनिक पदाधिकारी है उसके विरुद्ध आदेश जारी करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक पदाधिकारी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में संरक्षण भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको हो जाएगा आर्टिकल नंबर 21 में हो जाएगा। आर्टिकल 20 में क्या है, 22 में जो है गिरफ्तारी से संरक्षण है और आप लोग 32 बता चुके हैं। ये इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि विधानसभा के सदस्य डैश होते हैं। तो ये जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, जनता द्वारा ही चुने जाते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन है और उस पर हमें बताना है। तो देखिए कहता है कि केवल लोकसभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 देखिए कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री का पद था वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के पहले जो है विधि मंत्री कौन थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। राजकुमारी अमृता कौन थी, तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी और मंत्रिपरिषद में पहली महिला मंत्री भी यही थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और बात करता हूँ। तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि सूची 1 और 2 को मिलान करना। इसमें जैसे कि राजनीतिक पार्टी है और उसके संस्थापक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें पार्टी दिया हुआ है, उसके संस्थापक दिया हुआ है। तो यहाँ पे जनसंघ की बात करूँ तो जनसंघ पार्टी के जो संस्थापक है ये आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। और इसमें जो स्वतंत्र पार्टी है इसके फाउंडर जो है के.एम. मुंशी है। तो इसीलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा इसमें देखिए 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2, 3, 1 बिल्कुल सही उत्तर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग है। तो जो विषाणु जनित रोग है ये पोलियो जो है विषाणु जनित हो जाएगा। हैजा जो है ये आपको किसके कारण होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ यानी कि परजीवी के कारण होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन की अवधारणा किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा, और इसका एक पुस्तक है जो काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, उसका नाम है द ओरिजिन एंड स्पीसीज। क्या है, द ओरिजिन एंड स्पीसीज है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो निषेचन है, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है ये आपको डिंब वाहिनी में यानी कि डिंब वाहिनी नलिका में शुरुआत होती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लैंगर्स हैंस की द्वीपिकाएं में पाई जाने वाली बीटा कोशिका निम्नलिखित में से किस हार्मोन को स्रावित करती है। तो जो लैंगर्स हैंस की द्वीपिका है इसमें 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा कोशिका जो है ये ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है, बीटा कोशिका जो है इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, और जो कि डेल्टा कोशिका है ये आपको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को स्रावित करती हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का रंग जो है हरा किस वर्णक के कारण दिखाई देते हैं। तो ये जो है आपको क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसी क्लोरोफिल में जो है कौन सी धातु पाया जाता है, तो ध्यान रखना है कि इसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है कि जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है, तब क्या होता है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। देखिए कि इसे जीव द्रव कुंचन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्लोरोफाइसी है, तो क्लोरो का मतलब होता है हरा और फाइसी का मतलब होता है शैवाल, तो इसका मतलब हो जाएगा हरा शैवाल, यानी कि ऑप्शन ये 2 में चल जाएगा। रोडोफाइसी की बात करूँ तो रोडो यानी रेड याद करिएगा इसमें, और रेड का अर्थ होता है लाल और फाइसी का मतलब शैवाल, तो ये हो जाएगा इसमें 3 चल जाएगा। और ब्रियोफाइसी जो है ये आपको भूरा शैवाल होगा, और ब्रायोफाइटी जो है ये लिवर्ट यानी कि पौधा है, लिवर्ट जो है ये ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आंसर आप लोग मिलाइए क्या होगा, तो 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद जो है 2 3 4 1 होगा, तो 2 3। तो देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसी तरंग के 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो मान लीजिए ये आपको तरंग है और तरंग इस तरह से है, तो ये आपको श्रृंग हो गया, और ये जो नीचे का पॉइंट है ये आपको गर्त होता है। इसी तरह ये श्रृंग है और इस तरह ये जो है नीचे है गर्त है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके, ऐसा विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो विलयन है इसमें कणों की आकृति कितना होता है, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तक जो है इसके कण की आकृति होता है। या क्वेश्चन पूछेगा कि क्या विलयन के कणों को जो है छन्ना पत्र के माध्यम से छान सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो ये आप लोग को जो है ऑप्शन यानी कि दे देगा, यानी कि चूज करने के लिए कौन सा कथन सही है या गलत है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जा सकता है यदि उनके परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो और उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिसमें परमाणु संख्या समान यानी कि परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या यानी कि भिन्न हो, यानी कि यही हो गया समस्थानिक हो गया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक एवं न्यूनतम अभिक्रियाशील युग्म वाला जो है कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो इसमें पोटेशियम हो जाएगा और सबसे कम जो है गोल्ड हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रकार एक सीरीज है काना का है, और काना का अल है, अल के बाद यानी कि जन है, जन के बाद बा है, अल जन बा, इस तरह से एक सीरीज है जिसको आप लोग ध्यान रखेगा, यानी कि तत्वों के घटते हुए क्रम है सक्रियता श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातु का घनत्व क्या होता है। तो ये जो है आपको बढ़ता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है, ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप का समानुपाती होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है। तो इस नियम को हम गेलुसेक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गेलुसेक नियम। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है ये आपको बताता है कि किसी भी वस्तु के पर अगर बल आरोपित हो रहा है तो बल जो है संवेग की दिशा में परिवर्तन का समानुपाती होता है, और संवेग की दिशा जो है बल की दिशा में होता है। तो इस प्रकार न्यूटन की गति का जो दूसरे नियम का फॉर्मूला बनता है F = ma।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के गति का दूसरे नियम से। और ये जो है हमें क्या बताता है कि यह समझने में सहायता करता है कि वस्तु पर बल की गति किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 43 है। कहता है कि बैरोमीटर को डैश यानी कि इसके बारे में पूछा है। तो इसमें वायुमंडलीय दाब मापने में प्रयुक्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऊंचाई ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है, तो ये गलत हो जाएगा। द्रवों की घनत्व को ज्ञात करने में, तो ये भी गलत हो जाएगा। मौसम पूर्वानुमान में प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जब वायु बैरोमीटर है इसका पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है तो मौसम साफ होता है। जब इसका पाठ्यांक जो है अचानक गिरता है तो आंधी तूफान आता है। और जब जो है इसका पाठ्यांक धीरे धीरे कम होता है तो वर्षा होने की संभावना होता है। तो इस प्रकार आंसर हमारा 1 एवं 4 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो है ये आपको ध्वनि के जो परावर्तन है इसी के कारण सुनाई देते हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि जो ध्वनि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं जो है जो स्रोत के बीच कितने मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये आपको 17.2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और कितने समय का सेकंड लगता है, तो 1/10 सेकंड का इसमें समय लगता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि का जो है सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, तो सबसे ज़्यादा इसका वेग जो है ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और उसके बाद गैस में होता है। तो इस प्रकार इसके क्रम है, ध्यान रखेंगे। और एल्युमिनियम में जो है इसका 6420 जो है 6420 इसका वेग हो, यानी कि सबसे ज़्यादा वेग किस में होता है, तो एल्युमिनियम में होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में भूमिका निभाती है। तो अगर हम बात करें इंद्रधनुष का निर्माण, तो ये जो है आपको अपवर्तन होता है, विक्षेपण भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। तो आंसर इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है, तो ये हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में इसका निर्माण होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि तापमान बढ़ने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे तापमान बढ़ते हैं तो धातु का जो प्रतिरोध है ये भी क्या होता है, तो बढ़ता है। और चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चालकता जो है उसका घटता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है कि पानी का हिमांक बिंदु डैश होता है। तो देखिए हिमांक का मतलब होता है कि पानी का जैसे द्रव अवस्था में है तो ये जो है ठोस अवस्था में कितने डिग्री पे होगा। तो 0 डिग्री अवस्था में जो है द्रव से ठोस में होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पे आपको सेल्सियस नहीं दिया गया है, तो इसको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए फार्मूला होता है C-0/180 बराबर हो जाएगा F-32 बटा क्या हो जाएगा, F-32/180 हो जाएगा। तो इस यानी कि यहाँ पे 100 होगा। तो इसको अगर C का मान यहाँ पे 0 देंगे तो ये 0 0 सब यहाँ पर 0 हो जाएगा। और ये इस साइड गुना होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। और F का मान जो निकलेगा यहाँ पे 32 निकलेगा। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि जो किलोवा ज्वालामुखी है ये स्थित है। तो किलोवा ज्वालामुखी आपको हवाई द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1934 में किसके नेतृत्व में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ये जो है आपको आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 की जो है अग्रगामी था, यानी कि 1857 की क्रांति से पहले कौन सा विद्रोह हुआ था जो इसको एक रास्ता दिया था 1857 की क्रांति को। ये जो है आपको हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो है ये आपको 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी में इसका ये हुआ था। और इस सन्यासी विद्रोह जो है ये आपको कहाँ हुआ था, तो बंगाल बिहार के क्षेत्र में हुआ था। और इस विद्रोह का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ध्यान रखना है कि आनंद मठ पुस्तक जो है इसी में इस विद्रोह का उल्लेख मिलता है। और इसके राइटर कौन थे, तो आनंद मठ जो था बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है। तो इसको एक उपन्यास है। तो इसी में आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में
उल्लेख मिलता है। अगर नील विद्रोह की बात करूँ तो ये जो है नील विद्रोह बंगाल बिहार के क्षेत्र में ही हुआ था और ये विद्रोह जो है आपको 1859 से लेकर के 60 में हुआ था, तो कहीं न कहीं 1857 की क्रांति के बाद हुआ था। तो ये विद्रोह 1859-60 में हुआ था, इसको आप लोग ध्यान रखना है। उल लगान विद्रोह जो है ये इसे बिरसा मुंडा के द्वारा 1899 में शुरू किया गया था और पावना विद्रोह जो है ये आप लोग को ध्यान रखना है कि ये भी आप लोग को 1700 के कुछ आसपास ही शुरू हुए थे, बंगाल में ही हुए थे, तो इसको ध्यान रखना। अगला देखिए है कि इसमें मिलान करना है, तो सोम प्रकाश जो है इसकी सोम प्रकाश किसका हो जाएगा, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का हो जाएगा। इंडियन मिरर की बात करूँ तो ये देवेंद्र नाथ टैगोर की है। युगांतर की बात करूँ तो ये जो है वारेंद्र कुमार घोष हो जाएगा और नेटिव ओपिनियन जो है ये आपको वी.एन. मंडलिक होगा। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, 3 होगा, 3 2 3 2 3 2 के बाद क्या हो जाएगा, 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि भारत में तुगलक वंश के बाद, तो तुगलक वंश के बाद जो है ये सैयद वंश है और इसके फाउंडर कौन थे, तो खिज्र खां थे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे, तो इसको ध्यान रखना है। खिलजी वंश के है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लोधी वंश के बहलोल लोधी हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना है तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक होगा, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो नाना साहब भी शामिल थे। 1857 की क्रांति में कानपुर से थे। बेगम हजरत महल जो है ये आपको लखनऊ से हो जाएगा और जो फैजाबाद से है, फैजाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला। तो ये आप लोग को आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको है कि उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने गवर्नर जनरल से निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थे। तो है कि मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी और लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रति उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ऐसी बात जो है किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपको महात्मा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि नाजीवाद किसका समर्थक था। तो जो नाजीवाद था ये हिटलर की यानी कि संरक्षण में था नाजीवाद, नाजी पार्टी। और ये जो था क्या था, तो राज को सर्वोच्च सिद्धांत मानता था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा कि राज की सर्वोच्चता का सिद्धांत। इसी तरह एक था फांसीवाद, तो फांसीवाद जो है ये मुसोलिनी की पार्टी है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यूटोपिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो यूटोपिया के जो है ये थॉमस मारे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे विचार कीजिए आप लोग। कहता है कि लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, कहता है कि ये गुजरात के माही नदी किनारे बसा है। यह एक बंदरगाह नगर है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने की कारखाना होती थी। तो ये सभी लाइन ठीक है, जैसे ये बंदरगाह नगर था सही है, एक भंडार गृह भी था और सही है, और मनका बनाना, तो मनका जो है लोथल एवं चुनहुद्रो दोनों जगह से बनते थे। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि गुजरात में है, लेकिन ये माही नदी किनारे नहीं है, ये आपको भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने भिन्न भिन्न स्थानों पर जाकर के लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों को नियुक्त की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो नाम दिया गया था वो था धर्म महापात्र। क्या था, धर्म महापात्र था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली एक समन्वय है। तो गांधार शैली क्या है, तो ये जो है मूर्ति निर्माण की एक शैली है और मूर्ति निर्माण की शैली में जो है भारतीय शैली और यूनानी शैली का जो मिश्रण है इसे ही हम गांधार शैली कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, भारतीय शैली एवं यूनानी शैली का मिश्रण है। एक क्वेश्चन है कि जैसे कि नागर शैली हो गया, द्रविड़ शैली हो गया और वेसर शैली, ये क्या है, ये जो है आपको मंदिर निर्माण की शैली है। तो इस तरह से आप लोग को देकर के पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मंदिर निर्माण की शैली नहीं है।
तो इसको ध्यान रखेंगे, नागर शैली, द्रविड़ शैली और वैसर शैली। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए देखिए, कहता है कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी यानी कि हर्षचरित लिखी थी, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि फाहियान हर्ष के शासन काल में भारत आया था, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी यात्री आया था उसका नाम था क्या, ह्वेनसांग था। और फाहियान जो है ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था और इसकी पुस्तक का नाम था फोर्युकी। और हर्षवर्धन के समय जो जो ह्वेनसांग आया था उसका पुस्तक का नाम है क्या था, तो सियुकी इसकी पुस्तक का यात्रा वृत्तांत है। अगला देखिए ऑप्शन सी है कि हर्ष अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है कि हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के महायान मत से प्रभावित था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलत जो है ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है कि चेर शासकों ने अपनी अभिलेख किस भाषा में प्रयोग किया था। तो जो चेर शासक थे, चेर चोलपांड, ये दक्षिण भारत के राजवंश है और इन्होंने जो अपनी अभिलेख में भाषा का प्रयोग किया था वो था मलयालम भाषा, यानी कि वह स्थानीय भाषा था। और उसके लिए जो लिपि प्रयोग किया था वो था ब्राह्मी लिपि, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो एक नंबर देखिए, कहता है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी कि वाराणसी यानी कि सारनाथ में दिया था, ये बिल्कुल सही है। देखिए 2 नंबर कहता है कि उनके उपदेश आत्मा एवं जो है परमात्मा के विषय में होते थे, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिए थे वो दुख के बारे में दिए थे और दुख को निवारण कैसे होगा इसके बारे में अपने उपदेश में बताते थे, तो यहीं पर ये गलत हो जाएगा, आत्मा परमात्मा नहीं होगा। 3 नंबर है कि उन्होंने दुख को निवृत्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग को शुरू किया था, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, कहता है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे जो है 1 एवं 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस केंद्र शासित प्रदेश की लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो ये जो लिंगानुपात अगर राज्य में पूछेगा तो केरल हो जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश में जो है ये पुदुचेरी होगा। यहाँ की लिंगानुपात 1037 व्यक्ति यानी कि 1000 पुरुष पे 1037 महिलाएं हैं, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत एवं अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये जो है आपको राजस्थान में किया गया है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे टाइगर ट्रम्प की बात करूँ तो टाइगर ट्रम्प भी भारत एवं अमेरिका के बीच होता है। इसी तरह अगर हम बात करें जो अमेरिका, भारत और जापान, भारत, ये 4 देश के बीच जो मालाबार अभ्यास होता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किस वायु दाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो जो अक्षांश की अगर हम बात करें तो 30 से 35 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है और 30 से 35 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, इसे ही अश्व अक्ष के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असत कथन पर विचार कीजिए। कहता है कि सिंधु नदी जो है जम्मू कश्मीर से होकर के प्रवाहित होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु नदी जो है ये आपको लद्दाख से होकर के प्रवाहित होती है। अगला है कि श्योक नदी झेलम की सहायक नदी है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि श्योक जो है ये आपको किसकी सहायक नदी है, तो ये आपको हो जाएगा सिंधु की सहायक नदी। अगर बात करें झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है चिनाब। क्या नाम है, चिनाब नाम है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार जो है ये सभी कथन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया यूथ गेम के जो 7वें संस्करण है इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए देखिए नीतीश कुमार है, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू है, नरेंद्र मोदी है और आरिफ मोहम्मद खान है। तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये बिहार में वर्तमान राज्यपाल है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसका जो उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑनलाइन किया गया था, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ये यहाँ पे संस्करण लिखा हुआ है, 7वें संस्करण था। इसका शुभंकर जो था ये गज सिंह इसका शुभंकर था। और बिहार के 5 शहरों में हुआ था, जैसे पटना हो गया, गया हो गया, गया के बाद राजगीर हो गया, राजगीर के बाद भागलपुर और बेगूसराय, यानी कि इन 5 शहरों में हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें जो पहले स्थान पे आया था, इसमें महाराष्ट्र का पहला स्थान था। और बिहार का जो है इसमें कौन से स्थान पे थे, तो बिहार 15वें स्थान पे इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आए थे। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है, तो ओंकारेश्वर बांध है। चंबल नदी पे कौन सा बांध है, तो ये आपको राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा। कृष्णा नदी पे जो है आपको नागार्जुन सागर हो जाएगा। और कावेरी पे मेट्टूर हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद 2 होगा, 4 2 4 2 1 3 होगा। तो 4 2 4 2 1 3 देखिए कहाँ है, तो 4 2 1 3 देखिए 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। यानी कि ये 2 आयन निकाल दिए हैं। मैग्नीशियम 12 होता है, 2 निकल गया है, इसमें 10 बचा है। तो 10 के लिए होता है 2 8 होता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह है, जिसमें तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। एन्नोर है, तूतीकोरिन है और चेन्नई बंदरगाह है। हालांकि नागपट्टनम भी ही कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन मछलीपट्टनम जो है ये आपको आंध्र प्रदेश में है। तो इसको आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जनजाति एवं उनके जोड़ी को सम्मिलित नहीं है। तो भील जनजाति ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है। गद्दी ये हिमाचल प्रदेश की है, टोडा। लेकिन वासी जनजाति कहाँ की है, तो ये आपको लक्षद्वीप की जनजाति है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन, ये कॉफी के लिए ब्राजील है। और यहाँ पे जो कॉफी के बागान है इसे फेजेंडा कहते हैं। अगर भारत में पूछेगा सर्वाधिक कॉफी, तो ये आपको कर्नाटक में होता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ताल ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। तो गंगा का जो 10 से 15 किलोमीटर के आसपास का बिहार में जो दक्षिणी भाग है, ये गंगा की 10 से 15 किलोमीटर की जो आसपास की दक्षिण का क्षेत्र है, इसी मिट्टी को ताल मिट्टी कहते हैं। और ये जो है आपको रबी फसल के लिए काफ़ी बेहतरीन होती है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है। जो है बेरला वन्यजीव अभयारण्य वैशाली में है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी चंपारण में है। और भीमा वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है या अभयारण्य है ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, जो कि यहाँ पे पूर्वी दिया हुआ है। तो आंसर सी को यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों के दिन होने वाली वर्षा का संबंध किस मानसून से है। तो ये जो है आपको पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ है ये क्या है, तो जैसे अटलांटिक महासागर है और स्वेज यानी कि भूमध्य सागर है। तो इन भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से जो ठंडी की यानी कि नवंबर दिसंबर में चलने वाली पवनें हैं यानी कि हवा है, तो हवा जो है जैसे राजस्थान में अगर टकराती है यानी कि हिमालय से अगर टकराती है, तो राजस्थान के कुछ भाग यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में जो है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा कराती है, जिससे वहाँ पे ठंडी की मौसम उत्पन्न होती है। और यही वर्षा किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कमी करने के लिए वैश्विक समझौता की दिशा में पहला कदम था। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1992 का जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है, इसे रियो सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। इसी सम्मेलन में जो है बेहतरीन करने के लिए 1997 में जो है क्योटो सम्मेलन हुआ था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और वियना सम्मेलन क्या है, ये जो ओजोन परत को जो अवक्षेपित कर रही हैं गैस, उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए 1985 में वियना सम्मेलन हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है आपके सामने कि कहता है कि यदि श्रम पूंजी संस्था
और अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन में अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ऊपर दिया गया विवरण का प्रकार अर्थव्यवस्था को निरूपित करता है। ये जो है आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया था। यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो समाजवादी स्वरूप जो है ये आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा। और इसके लिए जो मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल था। तो और ये योजना 1955 से लेकर यानी कि 56 से लेकर के 61 तक चला था। और इसी योजना में जो है भारी उद्योग को जो है प्राथमिकता दी गई थी। और इसी के तहत जो है दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना किया गया था। जिसमें दुर्गापुर की बात करूँ तो ये ब्रिटेन के सहयोग से था, भिलाई जो था छत्तीसगढ़ में था और भिलाई रूस के सहयोग से था। और जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है ये उड़ीसा में था। और ये किसके सहयोग से, तो ये आपको जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन है कि 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। तो किसके, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो मेन कारण था कि इसमें बाहरी ऋण का उच्च दर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था। तो जो बाजार का नियम है ये किसने दिया था, तो जे.बी. से के द्वारा दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर जे.एम. किन्स की बात करूँ तो ये जो है रोजगार का नियम किसने दिया था, तो ये जो है जे.एम. किन्स के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डायरी जो है आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आती है। तो ये आपको प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए है कि रेपो रेट दर क्या है। तो रेपो रेट दर होता है कि जब आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है यानी कि अल्प समय के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, वह दर जिस पर आरबीआई धन की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है। तो आंसर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो यह आपको 29 मई हो जाएगा। 25 मई मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस दिन पहली बार जो है फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया गया है। और इसी दिन जो है थायराइड दिवस भी मनाया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्रुप ए और बी को मिलान करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसका मुख्यालय द हेग में होगा। जो खाद्य एवं कृषि संगठन है इसका मुख्यालय रोम में है। यूनिसेफ के मुख्यालय की बात करूँ तो न्यूयॉर्क होगा और इसके लिए जेनेवा हो जाएगा। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, सी के बाद ए होगा, ए के बाद डी होगा, CADB देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो CADB ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, CADB। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। तो ये बिमल पटेल थे। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिमल पटेल। अगला है गैबोन देश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गैबोन की राजधानी जो है लिब्रिले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 1916 में और मुख्यालय जो है ये कोलकाता में स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम। तो ये आपको 1989 का है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि किस देश के संसद को नेसेट कहा जाता है। तो ये आपको इजराइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे अनुराग, प्रणय और प्रीति ये सभी होगा, लेकिन घृणा जो है ये नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है कि जो कम बोलता है तो उसके लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि भरपेट के लिए किस शब्द का उदाहरण है। तो ये आपको अपव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आपको 93 का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा इट इज टाइम फॉर द वेल टू बी रन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगर इसी में बात करें तो आपके सामने जो 94 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो 94 का जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ये हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है। तो ये अपार आईडी कार्ड था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको ये मैथ का क्वेश्चन है कि राम के पास इतना खिलौना थे, वो इतना 10% दिवा को दे दिए हैं, 20% ममता को और 1/2 खिलौना करण को दे दिए हैं। तो इस प्रकार उसके पास 120 खिलौना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कहता है कि इसमें x का मान बताना है, तो x जो है यहाँ पे 16 दिन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपको 25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 है और 99 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये आपको 111 और 185 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, तो यहाँ पे जो है इसके लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वयं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो साथियों मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसके कारण आप लोग को यहाँ पे हम नहीं सोल्व कर पाए हैं। अगले दिन से जो भी क्लास होगा तो उसमें हम मैथ के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से एवं बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो साथियों आप लोग बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चन में से आप लोग को कितने क्वेश्चन को सही कर पाए हैं, और साथ ही आप लोग जो है एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।